चलिए मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 31वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने इको गुणवृद्धि सूत्र को देखा था और उसमें जहां जहां भी इस शास्त्र में गुण हो या वृद्धि हो ऐसा कहकर के जब गुण वृद्धि आदिष्ट किए जाएं विधि सूत्रों के द्वारा, ये सूत्रों में गुण वृद्धि उल्लेख, हाँ शब्द में जैसे मिदेर गुण, तो गुण का उसमें पाठ किया गया है। मृजेर वृद्धि, वृद्धि शब्द कहा गया है। सार्वधातु का धातु कयो में मिदेर गुण से गुण की अनुवृत्ति आ रही है। पुगंत लघुपधस्य च में मिदेर गुण से गुण की अनुवृत्ति आ रही है। तो गुण शब्द चल रहा है शब्द सर्वत्र। ऐसे ही मृजेर वृद्धि की अनुवृत्ति आगे जा रही है। अचोणिति अतोपधायाः इत्यादि सूत्रों में, तो वहां पर ये परिभाषा लगेगी। लेकिन दूसरा क्या था कि ये परिभाषा है और परिभाषा की भूमिका, परिभाषा का कार्य कहाँ होता है? जहां अनिर्णय हो रहा हो, जहां संघर्ष उत्पन्न हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, निर्णय न हो पा रहा हो, वहां परिभाषा अपना कार्य करेगी। अब जिन सूत्रों में जो गुण वृद्धि करने वाले हैं, उन सूत्रों में यदि साथ में ये भी बता दिया जाए कि गुण या वृद्धि किस वर्ण के स्थान में हो रहे करना है, किस वर्ण के स्थान में करना है, तो वहां क्या ऐसी स्थिति बनेगी कि निर्णय नहीं हो पा रहा है किसके स्थान में करें। जैसे अत उपधायाः, क्या कहा इसने? उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है। क्या यहां अनिर्णय है कि वृद्धि किसको करें? तो ये परिभाषा नहीं जाएगी। जहां अनिर्णय है, अपुगंत लघुपधस्य च, लघुपधस्य कह दिया कि जो अंग लघु उपधा वाला है उसको गुण होता है। किस वर्ण के स्थान में हो गया ना अनिश्चय, ये पहुंच जाएगी परिभाषा। सार्वधातुक अर्ध धातु कयो हो, सार्वधातुक अर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते अंगस्य गुणो भवति। अंग को गुण होता है। अंग क्या किसी वर्ण का नाम है? तो वहां भी निर्णय नहीं हो पाया किसको करें, ये पहुंच जाएगा ये कहा। अब ये जो इकह शब्द पहुंचता है, ये दो प्रकार के सूत्रों में पहुंचता है। एक उन सूत्रों में जहां केवल अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है, एक उन सूत्रों में जहां अंगस्य भी आ रहा है और साथ में उस सूत्र में, उस विधि सूत्र में धातु का भी नाम है। वो अंग कौन सा है उसका भी नाम है। तो दोनों प्रकार के सूत्रों में जब ये जाएगा इकह शब्द, तो वहां अर्थ कैसे करेंगे कि जहां अंग का कोई विशेषण भी है, विशेष भी है वहां पर। जैसे मिदेर गुणः को ले लीजिए कि मिदेर गुणः में लगाया था हमने मेद्यति में इस सूत्र को, इको गुण वृद्धि को। तो मिदेर गुणः का अर्थ कैसे करेंगे? पहले इकह को मत लाओ आप, कैसे अर्थ करेंगे? अंगस्य को साथ में रखते हुए अंग बनेगा विशेषण या मिदेह बनेगा विशेषण? ये पीछे भी मैंने विषय बैठाया था कि विशेषण और विशेष का निर्णय कैसे होता है।
विशेषण बड़ा होता है व्यापक या विशेष्य व्यापक होता है? अधिक क्षेत्र में आने वाला है विशेष्य व्यापक होता है। उदाहरण ले सकते हैं हमने कहा काली गाय बोल दिया। गाय अधिक है या काली गाय अधिक है? तो काली गाय में विशेषण क्या है? काली। और गाय क्या है? विशेष्य। कौन अधिक है? विशेष्य। अब यहां आ जाओ, अंगस्य में भी षष्ठी, मिदेह में भी षष्ठी। अब एक बनाएंगे हम विशेषण, एक बनाएंगे विशेष्य। ये आगे भ्रांति न हो इसलिए खूब स्पष्ट इसको समझ लेना। अब यहां मिद अधिक है कि अंग अधिक है? अंग अधिक है। तो अधिक क्या बनता है? विशेष्य। और विशेष्य को आगे बोलते हैं तो मिदेह अंगस्य। ठीक है, मिदेह अंगस्य गुणो भवति। अब यहां अनिर्णय क्या है? ये परिभाषा क्यों जाएगी? बताइए, आप बताइए। मिदेह अंगस्य गुणो भवति। मिद अंग के स्थान में, जो मिद नाम का, मिद जो है जो अंग नाम है जिसका, उसके स्थान में गुण होता है। यही सूत्र का अर्थ बनेगा। यहां ये परिभाषा क्यों जा रही है? ये परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है यहां पर? क्योंकि वो कुछ अपवाद उसमें आ रहा था, तो उसके लिए विशेष तौर पे ये सूत्र नहीं, ऐसा होता है ना, जब भी कोई आदेश करते हैं षष्ठी निर्दिष्ट को, तो सामान्य नियम है कि अलोन्त्य से सूत्र वहां पहुंच जाता है। यह भी परिभाषा है अलोन्त्य से भी, क्योंकि परिभाषा मैंने कहा ना अनिर्णय में पहुंचती है। तो अनिर्णय यहां भी हो रहा है थोड़ा सा कि ठीक है, इकाह को अभी हमने नहीं छुआ है, हमने इतना ही बोला है कि मिद अंग को गुण होता है। तो मिद अंग को गुण होता है तो मिद पूरे के स्थान में होगा, मकार इकार दकार, या मकार को अथवा इकार को अथवा दकार को, ये सारी समस्याएं वहां पर हैं। तो अलोन्त्य से पहुंचेगा सीधा। ये एक सामान्य न्यायाधीश है, ये सर्वत्र पहुंचता है। ठीक है, ये सामान्य न्यायाधीश है। अब ये पहुंच गया वहां पर, किसको प्राप्त कराएगा? ये दकार को कराएगा कि नहीं? अब शब्द बनने लगेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसलिए पाणिनि ने फिर एक और परिभाषा बनाई, क्योंकि इसको नहीं बनाएंगे तो अलोन्त्य से लगना ही है। अब इसने कहा कि जहां पर ये न बताया जाए कि किस वर्ण को, अलोन्त्य से लगा के नहीं, बिना अलोन्त्य से लगाए, जिस सूत्र में ये न बताया जाए कि किस वर्ण को वृद्धि या गुण होना है, तो वहां मैं आपके लिए एक शब्द दे रहा हूं, इसको अपने पास रख लेना। तो मिदेर गुणा ने एका को ले लिया। अब आपके सामने 3 षष्ठियां हो गई। कौन कौन सी? अंगस्य, मिदेह और एकह। अब फिर वही समस्या, कौन विशेषण और कौन विशेष्य? अच्छा जी, आपने ऐसे एक बताया था कि जिसका क्षेत्र जितना अधिक होता है उसको पहले प्रयोग करना। हाँ, नहीं, जिसका क्षेत्र कम होता है वो कौन होगा? नहीं, कौन होगा पहले ही बताओ। तो विशेषण पहले बोलते हैं कि विशेष्य? तुम्हारा उल्टा वाक्य हो गया। फिर तुमने कहा जिसका क्षेत्र अधिक होता है उसको पहले बोलते हैं। अंगस्य का अधिकार ज्यादा बड़ा है, अंग अधिक है, तो कहाँ बोलेंगे इसको? ये कौन बना? कौन बना ये? विशेषण या विशेष्य? विशेषण। हाँ, विशेषण। फिर देखो, जिसका क्षेत्र अधिक होता है वो कौन बनता है? वो वाक्य याद रखो अपना, बिल्कुल याद रखो, बिल्कुल उसके लिए कि जिसका क्षेत्र अधिक होता है वो विशेष्य बनता है। तो ये क्यों बोलेंगे पहले? क्यों बोलेंगे पहले? मिद अधिक है कि अंग अधिक है? अंग तो बहुत मिल जाएंगे, मिद एक ही है। मिद भी अंग है, ये बात नहीं हो रही है। जो काली है गाय वो भी है, लेकिन गाय तो और भी है, गाय तो काली अंग तो और भी हैं, मिद भी अंग है। तो मिद बनेगा, मिद क्या बनेगा? विशेषण। काली क्या बनेगा? विशेषण।
तो हमारे पास में मिदेह अंगस्य इकः, अब 3 शब्द हैं। अब इन 3 बता पर सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे अधिक व्यापक कौन है? अंग। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये सबसे अंत में आना चाहिए, बड़ा है ना ये। अब यहां क्या होता है, पहले हमने अर्थ किया था कि मिदेह अंगस्य गुणो भवति, मिद अंग को गुण होता है। अब मिद अंग को गुण होता है जब ये कहेंगे और एकह शब्द वहां पहुंचा, तो एकह की संगति कहां लग पाएगी? आप बोल करके देखें अलग अलग तरीके से। मिदेह एकह अंगस्य, मिद एक अंग, ये सही है? या अंग का अंगस्य मिदेह एकह, ये सही है? या मिदेह अंगस्य एकह, ये ठीक है? देखो मिद अंग है, ये तो सिद्ध हो गया। अब अंग में है कई वर्ण, अंग में अनेकों वर्ण हैं। उन वर्णों में से हमें जो गुण रूपी आदेश करना है वो किसी एक वर्ण के स्थान में करना है, तो वो जो एक वर्ण आएगा वो आएगा यहां पर एक, तो इसलिए इसको सबसे अंतिम बोलेंगे। तो मिदेह अंगस्य एकः, एक तो ये स्थिति हो गई। अब आप लाइए इसको सार्वधातु कार्धातु कयो में, ठीक है? अब इसको यहां देखना है। अभी आप एकह को मत लाइए, क्या अर्थ बनेगा? केवल अंगस्य है। अभी मैंने कहा एक को नहीं लाना है, केवल अंगस्य बोलो। आप संकोच क्यों है, बोलिए। सार्वधातु को आर्धातु पर रहते अंगस्य गुणो भवति, यही तो बोलना होगा। अब आलोन्ते से बन जाएगा, यही तो हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। अब वहां क्या करेंगे कि वहां भी एकह पहुंचा, और वहां भी एकह पहुंचा, तो ये जो एकह शब्द है, अब यहां पर इसको पहले बोलेंगे आप कि अंग कैसा हो। अंग, अच्छा आप बताओ, एकह व्यापक है कि अंग व्यापक है? यहां अंग व्यापक है। देखो एक एगंत शब्द एक ऐसे भी मिल जाएंगे जो अंग नहीं है, एक ऐसे भी मिल जाएंगे। यहां उसको थोड़ा सिकोड़ा जा रहा है कि अंग ठीक है, अन्य भी हैं और एक भी अन्य है, लेकिन यहां जो आप संबंध आपस में जोड़ेंगे आप, तो यहां एकह को पहले लाएंगे आप, एकह अंगस्य, एकह अंगस्य। अब जब ये आपस में शब्द जुड़े, अब होता क्या है कि जब किसी का किसी को विशेषण बनाया जाता है, विशेष करके विधि सूत्रों में जब किसी का किसी को विशेषण बनाया जाता है, तो वहां जो विशेषण बना, जैसे यहां एकह बना है अंग का विशेषण, अंगस्य का विशेषण, तो ये जो विशेषण है ये जिसके अंत में होता है उसका ग्रहण करते हैं। और वहां क्या था? वहां था कि मिदेह अंगस्य एकह, वहां एकह विशेषण नहीं था, क्या था वहां पर? विशेष्य। और यहां बन रहा है ये विशेषण, तो विशेषण जब ये बनेगा तो ये न विधिस तदंतस्य, और यही अर्थ है इसका, ये न विशेषणे न विधिर विधीयते स तदंतस्य ग्राहको भवति। अब एकह के द्वारा, एकह को हमने बनाया है विशेषण, अंग को विशेषित कर रहे हैं, तो ये एकह में अंत और जुड़ जाएगा। अब अर्थ होगा इगंतस्य अंगस्य। अब एकह अंगस्य नहीं, यदि आपने एकह अंगस्य ले लिया तो कहां लगेगा फिर ये सूत्र? एक धातु सुनी होगी आपने, एक स्मरणे, सुनिए नहीं, एक धातु को गुण कर देगा ये, बस मिल गया एक अंग। हो गया नहीं हो गया? अचो यथ क्या अर्थ हो जाएगा? धातु का अधिकार आ रहा है, बोलो। अचो यथ, अच धातु को अच धातु से तो हो जाएगा सही अर्थ।
अर्थ क्या है? अजंतस्य धातु। ए रच, ए रच, ए अच, ई धातु से हो गया ना अर्थ सही। तो कहां लगेगा ये? एक स्मरणे, इण गतौ, इंग अध्ययने, बस और तो कहीं मिलेगी नहीं। तो पाणिनि ने एक व्यवस्था की है, क्योंकि ये न विदित तस्य सूत्र लोग समझ नहीं पाते। मुझे अपना जो अनुभव है, जहां तक बहुत भ्रांति रहती है छात्रों में इसको सूत्र को समझने के लिए, किसको कैसे घटाएं, कहां घटाएं। तो बड़ा सरल तरीका है कि यदि हमने जो अधिकार चल रहा है कहीं पर, धातु का चल रहा है, अंगस्य का चल रहा है, पदस्य का चल रहा है, भस्य का चल रहा है, जहां ये अधिकार चल रहे होते हैं वहां उस अधिकार का यदि हमने कोई विशेषण बना दिया और नया कोई शब्द, तो वो विशेषण अंत और जुड़ जाएगा उसमें। वो विशेषण अंत में होगा जिसके, उसका ग्रहण होगा। अब यहां धातु का अधिकार है, सूत्र आ गया ए रच, तो ई धातु से, यही तो बोलेंगे हम। तो धातु विशेष्य है या विशेषण? विशेष्य बना और ई बन गया विशेषण, ई धातु से। अब ई जो बना है विशेषण, तो विशेषण बनते ही सूत्र आ जाएगा ये न विधि तदंतस्य। यानी ई विशेषण से विधि की जा रही है, ई विशेषण बना करके, धातु का विशेषण बना करके विधि की जा रही है। तो क्या होगा कि ई अंत में है जिसके, तदंतस्य ग्राहको भवति। अब क्या अर्थ बनेगा? इवर्णांता धातो हो, इकारांता धातो हो, अच प्रत्यय होती। ये बात सदा ध्यान रखनी है। तो इस तरह से इकह शब्द जब जाता है तो दो प्रकार से इसका अर्थ होता है कि जहां धातु का नाम ले दिया गया है वहां हम इसको सबसे अंत में बोलेंगे, वहां अंत शब्द नहीं जुड़ेगा फिर, कि मिदेह अंगस्य इकह। ऐसे ही मृजेर वृद्धि में मृजेह अंगस्य इकह। और जहां धातुओं का नाम नहीं है, जैसे लघु पदस्य च, सार्वधातु का धातु का यो हो, यहां पर ये इकह, इसमें जो आ जाएगा इगंतस्य अंगस्य गुण भवति। इस तरह से लघु पद में तो वहां वही जुड़ेगा, लघु पदस्य इकह, क्योंकि वहां तो लघु पद नाम बोल दिया ना। जैसे मिदेर गुणा मिदेह बोल दिया, मृजेर वृद्धि मृजेह बोल दिया, लघु पदस्य में लघु पद बोल दिया, तो वहां केवल इकह। और सार्वधातु का धातु बोला ही नहीं कुछ भी, केवल अंगस्य आ रहा है ही नहीं कोई उसका विशेषण। और तो वहां इकह पहुंच करके अंत जुड़ जाएगा इसमें, इगंतस्य। तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे सूत्र ले रहे हैं, आज चौथा सूत्र है कि न धातु लोप आर्ध धातु के। अभी तक जो तीन सूत्र आए हैं उसमें दो संज्ञा सूत्र हो गए, एक परिभाषा। इसे क्या बोलेंगे? निषेध सूत्र है ना, निषेध कर रहा है ये। तो इसमें न क्या है? ये अव्यय, अव्यय पदम, धातु लोपे सप्तमी का एक वचन, सप्तम एक वचनांतम, आर्ध धातु के सप्तम एक वचनांतम, ये भी सप्तमी का एक वचन। कहां गया यहां पर? ए धातु लोपे, आकार आ गया, लोप हो गया। पहले होगा अय आदेश, एचो यवा यावह, फिर लोपः शाकल्यस्य, ये आकार का लोप हो जाएगा। और संधि क्यों नहीं होगी फिर? पूर्वत्रा सिद्धम। तीन पाद के सूत्र 7.25 अध्याय की दृष्टि में असिद्ध हो जाते हैं। तो संधि करने वाला सूत्र जब आएगा अकह सवर्णे दीर्घ, उसे क्या दिखाई दे रहा होगा? उसे लोपः शाकल्यस्य से किया हुआ यकार का लोप नहीं दिखाई देगा, तो उसे यकार दिखाई देगा। यकार दिखाई देगा तो नहीं कर पाएगा संधि। तो ये हो गया धातु लोपे आर्ध धातु के। अब क्या शैली चलेगी हमारी? पहले पदच्छेद विभक्ति वचन देख करके उसके बाद समास, फिर अनुवृत्ति या अधिकार किसका है,
उसके बाद अर्थ, फिर उदाहरण, फिर सिद्धि। यही क्रम चलेगा आगे सर्वत्र। अब समास देखेंगे इसमें। तो समास है इसमें धातु लोपे शब्द में। और ये भी थोड़ा समझने में कठिन पड़ जाता है कि ये कैसे ये समास किया गया है। यहां जो धातु शब्द है, अब क्योंकि हमारे पीछे के विद्वान हैं, महाभाष्यकार पतंजलि इत्यादि बताते चले आ रहे हैं, उनको प्रमाण मानते हुए हम वही अर्थ करेंगे। अर्थ कैसे निकला ये छोड़ो, अभी प्रमाण है हमारे लिए पतंजलि। तो यहां धातु का अर्थ धातु नहीं है। क्या है? धातु का अवयव। धातु का पहले अर्थ करेंगे, लोप बाद में लेना। धातु का अर्थ क्या है? धातु का एक देश, धातु का कोई एक वर्ण, धातु पूरी नहीं। अब अगर धातु का अर्थ आप धातु ही ले लो पूरी, तो अर्थ क्या होगा? धातु का लोप होने पर। जब धातु का ही लोप हो गया तो गुण वृद्धि किसको प्राप्त हो रहे थे, जिसका ये निषेध करेगा? इसलिए धातु का अर्थ है, क्योंकि पाणिनि को पता है कि व्याख्या करने वाले जब सीधे क्या बोलते हैं इसको, अभिधान, अभिधा वृत्ति से अर्थ करेंगे तो घटेगा ही नहीं, तो वो अपने आप बदलेंगे अपने अर्थ को। जो अपने आप जो अर्थ बदल करके निकल आएगा थोड़ा बुद्धि का व्यायाम करके, तो मैं क्यों स्पष्ट करूं उसको? फिर वो क्यों इसमें एक देश शब्द को बढ़ाएं, सूत्र को बड़ा बनाएं? सूत्र छोटा बनाने से भी पहुंचेंगे वहीं पर हम अर्थ करते करते। जब नहीं बनेगी बात तो अर्थ बदलेंगे थोड़ा सा, वहीं पहुंच जाएंगे। उनको पता था ये। तो धातु शब्द का अर्थ क्या होगा फिर यहां पर? धातु का एक देश। तो धात्वेक देशो धातु, धातु का एक देश हो गया धातु। अब आप समास करेंगे तो आपको अर्थ समझने में सरलता रहेगी। अब समास करिए। कौन सा समास करेंगे? धातोर लोपः यस्मिन। यहां बहुव्रीहि समास है। आप षष्ठी तत्पुरुष भी कर सकते हैं। धातो लोपः, धातु लोपः, तस्मिन धातु लोपे। लेकिन अर्थ क्या होगा उस समय? धातु का, धातु के एक देश का लोप होने पर। अर्थ तो सही है, लेकिन इस अर्थ को करने से क्या ये आर्ध धातुके का विशेषण बन सकता है? नहीं। वो एक स्वतंत्र पद हो जाएगा बिल्कुल। और यहां हमें करना क्या है? हमें आर्ध धातुके का धातु लोप शब्द को विशेषण बनाना है। और विशेषण शब्द कब बनते हैं? कौन से समास करने से? बहुव्रीहि समास करने से। क्योंकि बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है और अन्य पद जो भी होगा वो विशेष्य ही तो बनेगा। इसलिए बहुव्रीहि समास में जितने भी शब्द आते हैं ये विशेषण बनते हैं किसी के। तो बहुव्रीहि समास करेंगे धातोर लोपः यस्मिन। धातु का लोप हुआ है, यस्मिन का अर्थ जिसके परे रहते। अब ये फंस गया ना एक और कोई। अब इतना कहते ही एक और फंस रहा है इसमें। अब यानी कोई है जिसके परे रहते धातु के किसी अंश का लोप हुआ है। जिसके परे रहते, और परे रहते भी नहीं, यहां और स्पष्ट किया है, उसको मान करके, उसको निमित्त मान करके, कारण मान करके, यानी कि धातु के अंश का लोप करने वाला सूत्र जो आ रहा है, वो सूत्र ये कह रहा है कि मैं लोप तब करूंगा जब ये आगे आएगा। तो वो कौन है आगे? आर्ध धातु। और उसी आर्ध धातु को मान करके गुण वृद्धि भी प्राप्त होंगे। यानी कि वो आर्ध धातु को अपनी निमित्तता दो स्थानों पर निभाएगा। कहां कहां निभाएगा? एक धातु के अवयव का लोप करने में,
और दूसरा उसी धातु को गुण वृद्धि प्राप्त कराने में। दो जगह उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां सबसे मुख्य चीज कौन सी है? आर्ध धातु, ये सबसे मुख्य है यहां। लेकिन वो आर्ध धातु है कैसा, वो इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो आर्ध धातु कैसा है कि उसके पर रहते धातु के किसी भाग का लोप हो चुका है। पूछ लेना जो बात समझ में नहीं आ रही है, ये सूत्र थोड़ा जटिल बन जाता है और बुद्धि खुलती है ऐसे सूत्रों को समझने से। इसीलिए पाणिनि ने बीच बीच में ऐसे सूत्र डाल रखे हैं। जैसे आपने देखा होगा जब अंतरिक्ष में किसी यान को भेजते हैं, रॉकेट जाता है लेकर के, लॉन्चर जो फेंकता है उसके लिए, तो उसमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बीच बीच में क्या लगे होते हैं? बूस्टर। जहां देखा गति थोड़ी सी अब कम हो रही है तो बूस्टर दाग दिया, है उसी में फिट, वो वहीं उसका विस्फोट जो है खुलेगा और वो एक गति एकदम तेज हो जाएगी। तो व्याकरण पढ़ते 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 बीच बीच में कभी मंदता आती है बुद्धि में, तो पाणिनि ने बूस्टर लगा रखे हैं बीच बीच में सूत्र, जो बुद्धि को आपको तीव्र बनाएंगे जिससे आगे गति सही चलती रहे। तो यहां हमने धातु किसको कहा? एक देश को। पहले तो ये मुख्य बात समझनी है इसमें कि धातु का धातु मत लेना कभी भूल करके भी। धातु का एक अवयव धातु, तो धात्विक देशो धातु, धातु अवयवो धातु। धातोर लोपः यस्मिन, जिसके पर रहते धातु का लोप हुआ है। तद इदम धातु लोपम, अब वह है धातु लोप। अब धातु लोप कौन है बताओ जरा? जिसके परे रहते धातु का लोप हुआ है वो है धातु लोप। पीतांबर कौन है? जिसके पीले कपड़े हैं। चित्रगु कौन है? जिसकी गायें चितकबरी हैं। वो कोई और है, वो कोई व्यक्ति विशेष है। ऐसे यहां पर धातु के अवयव का लोप हुआ है जिसके परे रहते, उसका नाम क्या बना? धातु लोप। वो कोई और है। तो वो कौन है? वो सूत्र में आ ही रहा है आगे, वो है आर्ध धातु। तो तद इदम धातु लोपम तस्मिन धातु लोपे, ये हो गया बहुव्रीहि समास। तो कैसे करेंगे समास? धातु अवयवो धातु, धातु लोपः, यानी धातु अवयव धातु, ये धातु का अर्थ कर दिया पहले समास में, और फिर आगे विग्रह करेंगे कि धातु अवयवस्य लोपः यस्मिन, यानी धातु लोपः यस्मिन। धातु लोपा का अर्थ हो गया धातु के अवयव का लोप। तो धातु लोपः यस्मिन तद इदम धातु लोपम तस्मिन धातु लोपे, बस। और आर्ध धातु के में समास है नहीं कोई, क्यों नहीं है? एक ही शब्द है, वो संज्ञा है। आर्ध धातुकम शेषः, संज्ञा है, वो तो नाम है, उसके कोई टुकड़े नहीं करने आपको। ये हो गया। अब देखेंगे अनुवृत्ति किसकी आ रही है। समास तो आ गया ना समझ में, और समास समझ में आते ही सूत्र जो है लगभग अर्थ उसका स्पष्ट होने लगता है। अब यहां अनुवृत्ति को देख लेते हैं तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो अनुवृत्ति आ रही है पिछले सूत्र की पूरी, एको गुण वृद्धि, पूरा ही सूत्र आ रहा है। इसमें स्पष्ट क्या नहीं है पहले आप वो बताइए। नहीं, ये तो उदाहरण में आएगा। ये तो उदाहरण पूरा होने के बाद फिर आप ये प्रश्न उठाना कि इसमें धातु का एक देश कौन सा है। अभी तो उदाहरण लाएंगे हम आगे, उसमें देखेंगे कौन सा एक देश है, किसका लोप हुआ है, किसको मान करके हुआ है, और किसको मान के गुण वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं। ये सब बातें आगे आएंगी अभी। तो अनुवृत्ति आ गई, एको गुण वृद्धि। अब हमारे पास कितने पद बन गए? 5। न धातु लोपे, आर्ध धातु के, एकह और गुण वृद्धि, इतने शब्द हैं अब। और एको गुण वृद्धि जो सूत्र था उसका अर्थ पीछे हमने देख ही लिया। उस सूत्र में ऊपर से गुण वृद्धि एक और आ रहे थे, तो एको गुण वृद्धि उनको भी साथ में लेके चल रहा है अपने, है ना। जब हमने एको गुण वृद्धि को लिया है तो एको गुण वृद्धि का आने का तात्पर्य जो उसके साथी और हैं वो भी साथ में ही है। तो पहले हिंदी में अर्थ कर लेते हैं
कि इको गुण वृद्धि क्या कर रहा था, नाम लेकर के वो गुण वृद्धि जहां नाम लेकर के कहे जाते हैं वहां पर इक के स्थान में प्राप्त करा रहा था और उस प्राप्ति का ये निषेध कर रहा है। तो ये निषेध जहां इको गुण वृद्धि से प्राप्ति होगी ठीक वहीं लगेगा, लेकिन शर्त है इसकी कि कब करेगा निषेध। ये सर्वत्र नहीं करेगा, ये वहां निषेध करेगा जहां आर्ध धातु प्रत्यय को मान करके धातु के किसी भाग का लोप हो चुका है और उसी आर्ध धातु को मान करके अब गुण वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं एक के स्थान में, इन्हीं को गुण वृद्धि वहां लग रहा है, वहां ये रोक लगा देगा। तो इस तरह से यस्मिन आर्ध धातु के, ये अर्थ कर रहे हैं अब, यस्मिन आर्ध धातु के, जिस आर्ध धातु के परे रहने पर धातु अवयवस्य लोपः भवति, धातु के अवयव का लोप हो जाता है जिस आर्ध धातु को मान करके। बस ये बात मुख्य है इसमें। तस्मिन नेव आर्ध धातु के, अब उसी आर्ध धातु के परे रहने पर इकः स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्तः ते न भवतः, वो नहीं होते। अब इस अर्थ में क्या बात स्पष्ट नहीं हुई है अभी, वो बताएं। हाँ, ये प्रत्यय का नाम है। तिंग और शिद से भिन्न जितने भी होते हैं उनका नाम होता है आर्ध धातु के। तीसरे अध्याय के प्रत्यय, तीसरे अध्याय के प्रत्ययों में तिंग और शिद से भिन्न। इसमें तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय आएंगे या कुछ कम आएंगे? तिंग और शिद तो घर छोड़ ही दिए गए, और भी कोई छूटे हैं क्या इसमें? जैसे हम कहते हैं कि कृत किसे कहते हैं, कृत किसे कहते हैं? तिंग को छोड़कर, तिंग को छोड़कर कौन से प्रत्यय? तिंग को छोड़कर कौन से प्रत्यय? सारे या कुछ कम है? तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय या कुछ कम है? कुछ कम है। तिंग तो कम होगी, उनको छोड़ दो आप। अन्य जितने रह गए उनका सबका नाम कृत है क्या या नहीं? धातु के अधिकार में इन्होंने पकड़ी बात। धातु जो तीसरा वाला है उसके अधिकार में जो प्रत्यय हैं उनमें से तिंग को हटा दीजिए आप, उन सबका नाम हो गया कृत। अब यहां आ जाओ कि आर्ध धातुकम शेषः, शेष किससे? तिंग और शित से। तो तिंग और शित से शेष तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय हैं या कुछ कम है? उससे पहले धातु अधिकार से तो हो गया, बाकी इधर है कुछ है ना, उसका कुछ तो है इसमें। यहां सारे हैं, यहां सब हैं। और पहला प्रत्यय कौन सा है तीसरे अध्याय का? गुप्तिज किद्भ्यः सन। यहां से लेकर के तीसरे अध्याय के अंत तक उसमें से आप तिंग और शित को हटा देना, ये सारे प्रत्यय आर्ध धातु हैं। लेकिन कृत सारे नहीं हैं, उसमें धातु से पीछे वाले छूट जाते हैं, इसमें एक भी नहीं छूटेगा। क्यों हुआ ऐसा? यदि पाणिनि को धातु के अधिकार वाले प्रत्ययों का नाम आर्ध धातु रखना होता तो ये सूत्र भी वहीं लाते जहां कृततिंग है। इसको क्यों पढ़ा अंत में जाकर के? तीसरे अध्याय के अंत में पढ़ा ना, इसलिए कि सारा तीसरा अध्याय लेना था, अंत में जाके बोला है इसको। ठीक है, अब देखते हैं इसका उदाहरण। तो उदाहरण इसका दिया है लोलुबः। कभी सुना है शब्द ये? लोलुप सुना होगा शायद, हैं? लोहा काटने वाला, बार बार काटने वाला। तो लोलुबः जो बार बार काटता है उसे कहते हैं लोलुबः। और जो बार बार पवित्र करता है वो पोपुआ। लोलुबः पोपुवः मरीमृजः सरीसृपः, बार बार सफाई करने वाला। मरीमृजः होती है ना किसी किसी को सनक सफाई की, बार 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 बार। और सरीसृपः बार बार सरकने वाला।
तो सब में बार बार अर्थ है इसमें। तो लोलवः अर्थ पता लग गया। अब इसका हम सिद्धि करने से पहले धातु पकड़ेंगे। कौन सी है धातु? अच्छा, इसका विग्रह कैसे करेंगे? यदि हम लोलवः के अर्थ को खोलें तो कैसे खोलेंगे? हाँ, पुनः पुनः डाल देंगे हिंदी उसमें, संस्कृत में, कि पुनः पुनः लुनाति इति लोलवः। जो बार बार काटता है वो लोलवः। तो ये कर्ता को कह रहा है, ये शब्द है कर्ता को कहने वाला, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। और कर्ता जो क्रिया के अर्थ को ही बता रहा है, यानी क्रिया जो कर रहा है उस करने वाले को ये शब्द बोलेगा लोलवः। जैसे पाचक बोलते हैं ना, पकाने वाला, तो पाचक में जो भी प्रत्यय आया है वो किस में आया है? कर्ता में। ऐसे ही लोलवः में जो प्रत्यय आया है किस में आया है? ये कर्ता में। तो कुछ प्रत्यय कर्ता में आते हैं, कुछ भाव में आते हैं, कुछ करण में आते हैं, कुछ संप्रदान में आते हैं, कुछ अपादान में आते हैं, अलग अलग कारकों में आते हैं प्रत्यय। तो जहां कर्ता से भिन्न किसी अर्थ में, किसी कारक में पाणिनि को प्रत्यय करना होता है, वहां उन सूत्रों में ही बता देते हैं वो। और जहां कर्ता में करना होता है प्रत्यय, वहां नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उन सब का निर्णय अंत में जाकर कर दिया गया है कर्तरी कृत। ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, कर्तरी कृत। ये सामान्य सूत्र है और ये वहां लगता है जहां बताया ही नहीं गया है प्रत्यय करने वाले सूत्रों में कि किस अर्थ में प्रत्यय करना है, ये नहीं बताया गया है, वहां कर्तरी कृत निर्णय कर देता है। और बाकी आप देखो पीछे, करणाधिकरणयोश्च भावे है, नपुंसके भावे एकतः है, नहीं है? और भविष्यति गम्यादयः, ये तो खैर एक दूसरा कालवाचक अर्थ हो गया, लेकिन कारकों की दृष्टि से बोल रहा हूं। तो इस तरह से वहां बता दिए गए, जहां नहीं बताए हैं वहां कर्तरी कृत लग जाएगा। तो धातु क्या है? लुए छेदने। कौन से गण की है ये? अच्छा, कोई धातु किस गण की है, इसकी पहचान कैसे करते हैं? क्या विकल्प? विकिरण। उसमें विकरण प्रत्यय है ना। हाँ, चार लकारों में से आप किसी भी लकार से कर सकते हैं। कौन से चार लकार? लट लोट लंग विधिलिंग। इनमें से किसी का भी रूप आपको जरा सा भी ध्यान आ रहा है कि लट में क्या बनता है, लोट में क्या बनता है, लिंग या विधिलिंग में क्या बनता है, इनका यदि आपको किसी का भी पता है तो वो रूप आपको ये बता देगा कि धातु किस गण की है। अब यहां हम लट लकार में क्या बोलेंगे? लुनाति। लुनाति का अर्थ काटता है, तो लुनाति में क्या दिखाई दे रहा है? ना। तो ना का सूत्र है क्रियादिभ्यः शना, क्रियादि गण की हो गई। हर गण के अलग अलग सूत्र हैं, उसी को कहते हैं विकरण। तो लुई छेदने क्रियादि गण की। और इसमें अब करना क्या है कि देखो, धातु का एक अर्थ होता है सामान्य जो धातु पाठ में दिया हुआ है। जैसे लुई छेदने, लुई का अर्थ हो गया काटना। क्या इसका लुई छेदने का अर्थ यह है कि बार बार काटना? पठ का अर्थ क्या है? पढ़ना। तो धातु पाठ में क्या ये लिखा है कि इसका अर्थ है बार बार पढ़ना? तो ये अतिरिक्त बात जोड़ी गई ना अर्थ के साथ में, क्योंकि वहां तो कहा है काटना और हमें अर्थ करना है बार बार काटना। तो इसका अर्थ है कि कोई अन्य सूत्र आएगा जो इस अर्थ को लेकर के किसी प्रत्यय को करेगा। प्रत्यय कहते किसको है? जो किसी अर्थ को बताता हो। एक आपने प्रत्यय योग दर्शन में सुना होगा, वृत्ति, ज्ञान, कारण को भी कहते हैं प्रत्यय,
और एक व्याकरण का प्रत्यय, प्रत्यायते अनेन अर्थः इति प्रत्यय, जिससे अर्थ का बोध होता है। अब अर्थ कौन सा है यहां पर? बार बार वाला। बार बार इतना ही बढ़ाया हमने, काटना तो अर्थ है ज्यों का त्यों, लेकिन बार बार हमने और जोड़ दिया उसमें। तो इस अर्थ को कहने वाला कोई प्रत्यय अवश्य आएगा। तो सबसे पहले क्या कार्य करते हैं? धातु, ये शब्द ला करके धातु पाठ से धातु संज्ञा, उसके बाद अनुबंध का हटाना। अब रह गया लू। अब क्या करते हैं? क्या करेंगे? अब धातु का अधिकार पकड़ेंगे सीधा, लेकिन धातु का अधिकार वो तो पहले लगा दिया। धातु संज्ञा, फिर अनुबंध लोप, और उसके बाद फिर धातु से हमें कोई प्रत्यय लाना है। तो धातु से प्रत्यय जो आ रहे हैं वहां पर एक तो सूत्र प्रारंभ में ही आ जाता है, धातु कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायाम वा। यहां से धातु प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये सूत्र इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय कर रहा है, तो इसको तो नहीं लेंगे यहां पर। अब दूसरा धातु एक और आया, फिर तीसरा भी आएगा, लेकिन हमें क्या लेना है? तो हमें पहले ये निर्णय करना होता है कि हमें किस अर्थ में प्रत्यय लाना है। हमें किस अर्थ में लाना है प्रत्यय? पुनः पुनः अर्थ में। और इसी को एक अन्य शब्द से भी कहा गया है कि कोई क्रिया जो होती है और उस क्रिया को जब बार बार करते हैं तो उसे बोलते हैं समभिहार। क्रिया का समभिहार, बार बार करना। तो इसका सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, धातुरे काचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग। निकालो सूत्र, पहले ही पाद में है, तीसरे अध्याय के पहले कॉलम पे। संख्या कौन सी है? 22 संख्या पर। और इसमें किसी भी शब्द की अनुवृत्ति है या नहीं है? नहीं है। जब मैंने कहा किसी भी शब्द की, तो ये समाप्ति कहां होगी जाके इसकी? नहीं है पे। है पे होगी नहीं। अगर है पे होती तो ये भी नहीं बोलते। क्या बोलते फिर? इसमें किसी शब्द की अनुवृत्ति है, और भी कह दिया तो नहीं है ही आएगा उत्तर। तो सूत्र में पूरा अर्थ विद्यमान है। धातो पंचमी, एकाचः पंचमी, हलादेह पंचमी, क्रिया समविहारे सप्तमी, यंग प्रथमा। अब इसमें 3 पंचमियां हो गई, धातो एकाचः हलादेह। कैसे लगाएंगे संगति इसकी? जो सबसे छोटा है उसको पहले ले लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कैसे बोलेंगे? हलादि, हल जिसके आदि में है। ये धातु कैसी है? इसको पकड़ो पहले, जहां हम कर रहे हैं सूत्र लगाना चाह रहे हैं। कैसी है ये? क्यों रीना, कैसी है धातु ये? हलादी है या आजादी है? कहाँ है? कैसे है हलादी है? उसके आदि में हल है ना। किसके आदि में? धातु के आदि में। धातु पूरी है, उसका आदि प्रथम वर्ण लकार, ये हल है। तो हलादी धातु के हलादी भी हो, और कैसी हो फिर? एक आचह। एक और शर्त लगा दी इसमें, एक शर्त और लगा दी गई, क्योंकि हो सकता है कुछ धातुएं ऐसी आ जाएं जिनमें एक से अधिक अच हों, तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। ये सूत्र कहां लगेगा? 2 बातें होनी चाहिए पूरी, एक तो हलादी हो और दूसरा एक अच हो, उसमें 2 या 3 नहीं, एक अच हो। तो कितने अच हैं इसमें? एक अच है, ठीक है। तो एकाचः, एक अच है, एकः अच, एकः अच। आपने कर्मधारय कर रहे हो आप? कर्मधारय से आ जाएगा फिर एक अच अशुअच एक अच होगा फिर तो।
एक अच यस्मिन, एक अच है जिसमें। बहुरी समास देते हैं। तो एक आचह हलादेह धातोः यंग प्रत्ययो भवति क्रिया समभिहारे। क्रिया का समभिहार ये विषय हो गया, विषय सप्तमी है ये, पर सप्तमी नहीं है। क्रिया का समभिहार, बार बार होना। तो स्पष्ट हो गया सूत्र का अर्थ कि जहां कोई क्रिया बार बार की जा रही हो और उस अर्थ को बोलना है हमें, तो वहां यंग प्रत्यय हो जाता है धातु से। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। अब मान लो कोई बार बार पढ़ता है, एक बार पढ़ता है तो कहेंगे पठती, और बार बार पढ़ता है तो पापठीति या पापठ्यते, दोनों बनते हैं। व्याकरण के अंदर शायद इन्हीं बच्चियों में से किसी ने कहा था ना कि यंग लोग का प्रकरण किसने बताया था कि आ रहा है परीक्षा में, किसमें? अर्चना ने कहा था क्या? वही कह रही थी ना? हैं? हो गया उसका एग्जाम कि यंग लोग जो है लुक प्रकरण कहा था, लुक प्रकरण केवल, या वो वहां का कहा था लुक प्रकरण, क्षत्रियार्ष वाला था? हैं? किसमें? अलुक प्रकरण या लुक प्रकरण? अच्छा, अलुक उत्तर पदे वाला। अच्छा हाँ, वो प्रकरण अलग है। छठे अध्याय का तीसरा पाद वो है वहां पर, अलुक उत्तर पदे, पहला ही सूत्र है ये। और ये क्या है हमारा विषय? लुक वाला। तो ये जो यंग लुगंत इसको बोलते हैं, जिन धातुओं से यंग प्रत्यय करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? यंगंत। जिन धातुओं से यंग प्रत्यय कर लिया हमने, धातु कैसी बन गई? यंगंत। सन प्रत्यय कर लिया तो कैसी बन गई? सनंत। णिज प्रत्यय कर लिया तो कैसी बन गई? णिजंत। अच्छा, अब यंग में एक बात और जुड़ जाती है कि यंग प्रत्यय आना और यंग प्रत्यय का लुक हो जाना, ये दोनों काम होते हैं। यंग आना और यंग का लुक हो जाना, ये दोनों के रूप चलते हैं। यानी यंग तो लाए हम, लेकिन उसको हटा भी दिया, लेकिन हटाने के बाद भी यंग अपना पूरा प्रभाव छोड़ गया। अंग्रेज भाग गए देश से, अंग्रेजियत छोड़ गए, वो पूरा काम प्रभाव पड़ता रहेगा उसका। तो इस प्रकार से जब रूप किसी से कहा जाए कि आप यंगंत धातुओं के रूप सुनाइए, तो उसको दोनों बोलने पड़ेंगे। यंगंत का भी रूप बोलना पड़ेगा, यंग लुगंत का भी रूप बोलना पड़ेगा। जैसे हमने कहा भी दो बार के बार बार पढ़ता है, इसके दो शब्द बोले थे ना, पापठीति और पापठ्यते। तो पापठीति बोला है, ये तो यंग का लुक हो गया है, यंग आकर के चला भी गया, और पापठ्यते में यंग रह गया है। हम जो बनाने जा रहे हैं लोलवा, ये किसी लकार का रूप नहीं है, लेकिन यहां यंग का लुक होना है, यंग रहेगा नहीं यहां पर, क्योंकि ये सूत्र का विषय ही ऐसा है, धातु लोपे आर्ध धातु के। ये काम तभी हो पाएगा जब यंग का लुक होगा, वो यंग धातु का अंश बन जाएगा और उसका लुक होगा फिर। इस तरह से है ये। तो यहां हम प्रत्यय कौन सा करेंगे अब? धातोरे काचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग, इस सूत्र से पहले अधिकार तो लेंगे, किसका अधिकार लाएंगे आप? इसे धातु का तो पहले फिर सोचिए, कर चुके। अधिकार है लेकिन प्रत्यय परश का है बस केवल, वो तो सामान्य अधिकार है, चलता ही है वो। उसको न भी बोलेंगे आप तब भी आ जाएगा, बहुत उदार है वो, आप न भी बुलाएंगे तब भी पहुंच जाएगा वो। हाँ, उसे पता है अभी मेरे बिना काम नहीं चलेगा इनका। जैसे बच्चे कोई कार्य करते हैं और नहीं सफलता मिल पा रही, तो माता पिता बिना सहायता की याचना किए भी सहायता करने लगते हैं। उन्हें पता ही बच्चा मेरे बिना नहीं कर पाएगा ये। तो पंडित को तो बुलाया जाता है, पंडित के बिना काम नहीं चलेगा, कि पंडित को बुलाया भी जाता है। हाँ, तो पंडित को यही बताया ना कि वो सम्मान चाह रहा है अपना बहुत। सम्मान किया, सम्मान के पंडित का नहीं।
उसे पता है ये क्रियाकर्म तो होने ही नहीं है, पंडित को बताना ही पड़ेगा। तो यंग प्रत्यय ला करके क्या स्थिति बन गई अब? लू, और यंग का क्या बचेगा? या। लू या, यहां तक पहुंच गए। अब एक बार पीछे ही मैंने बताया था कि धातु संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? 2। एक धातु संज्ञा करता है धातु पाठ में पढ़े हुए शब्दों की, एक धातु संज्ञा करता है कोई प्रत्यय लाने के बाद। तो भुवादेव धातु है तो धातु पाठ में पढ़े शब्दों की धातु संज्ञा करता है। और दूसरा है सनाद्यंता धातवः। ये धातु संज्ञा कब करता है? ये करता है सन आदि प्रत्यय करने के बाद। और सन है पहला प्रत्यय तीसरे अध्याय का, और सन प्रत्यय से लेकर के कहां तक के प्रत्यय लेते हैं हम? जहां ये पकड़ेगा। तो सनाद्यंता धातुवः सूत्र निकालो तीसरे अध्याय के पहले पाद में। ये वैसे पीछे बता दिया था मैंने। सनाद्यंता धातुवः जो सूत्र आ रहा है 32 संख्या पर मिला। तो पहले तो ये निश्चय हो गया आपको कि धातु संज्ञा करने के 2 सूत्र हैं। कौन कौन से? और सनाद्यंता धातुवः। क्या कोई तीसरा भी सूत्र है? नहीं है, तीसरा कोई नहीं है। अब इन दोनों की विशेषता देखो, जहां सनाद्यंता धातुवः लगेगा वहां भी भुवादेव धातुवः लग चुका है पहले, और जहां भुवादेव धातुवः लगेगा वहां आवश्यक नहीं है कि सनाद्यंता धातुवः भी लगे। तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ? वो सब जगह लगना है। और वो किन की करता है धातु संज्ञा? पढ़े हुए शब्दों की। धातु क्यों बोल, धातु नाम रखेगा ये अभी कि पंडित नामकरण कर रहा है। किसका? देवदत्त का। ये वाक्य सही है? बच्चे का नामकरण कर रहा है। अब नाम रख दिया, पहले हमने बोल दिया कि ये आए हैं किस लिए? कि देवदत्त का नामकरण संस्कार करने के लिए। आजकल ऐसे ही होता है, नाम तो किसका है वो चिन्ह का करेगा नामकरण। तो इस तरह से यहाँ धातु पाठ में जो शब्द आ रहे हैं उनकी धातु संज्ञा भुवादेव धातुवः। और ये करेगा कोई अन्य प्रत्यय, यानी धातु पाठ के शब्दों की धातु संज्ञा हो गई पहले, जैसे लू की हमने कर ली थी यहाँ पर। अब हम दोबारा धातु संज्ञा करने जा रहे हैं इसकी। तो सनाद्यंता धातुवः ये कहां से कहां तक लेता है प्रत्यय? सन प्रत्यय से लेकर के, और अंतिम प्रत्यय कौन सा है? णिंग, कमेरणिंग है 30 संख्या पर। कमेरणिंग आया था तो पीछे वाले प्रत्ययों को बता रहा है। पीछे आ गया ना आय। कहां पर आय? कहां आया है ये आय? गुपु धूप विच्छी पणि पनेभ्य आयः। ये पीछे का नाम ले रहा है, ये कोई नया प्रत्यय नहीं कर रहा है। ये तो ये कह रहा है पीछे आने वाले प्रत्यय आर्धातुक परे हो तो विकल्प से होते हैं, बस इतना सा अर्थ है इसका। ये कोई नया प्रत्यय नहीं कर रहा है। तो सन से लेकर के णिंग प्रत्यय तक इसके बीच में यंग आ गया कि नहीं? आ गया। तो ये जो है सन से लेकर के णिंग तक ये कहलाते हैं सनादि। सन है आदि में जिनके, पहला प्रत्यय है सन। और सनादि अंत में है जिसके, उसे क्या कहेंगे? सनाद्यंत। ऐसे क्या बोले? ऐसे क्या बोले आगे? धातुओं की या शब्दों की? ऐसे शब्दों की धातु संज्ञा होती है। धातु क्यों नहीं बोला हमने? अभी संज्ञा करनी है। क्यों? धातु है तो ये लू कर तो ली। ये धातु है, ये नहीं है। इसकी भी करनी है। हमें इसको सनाद्यंत कौन बनेगा? ये लू है या ये पूरा या लू या ये तद्गुण संविज्ञान बहुरी है। सन अंत में है जिसके, सनाद्यंत। तो लू ये हो गया पूरा सनाद्यंत, इसकी हो गई धातु संज्ञा। अब ये नया धातु बन गया एक और। पहले केवल लू था, अब धातु है लू या, इसकी हो गई। अब आप पहुंच जाइए, क्योंकि जब तक धातु नाम नहीं रखते इसका
तो अगला जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो आपको जाना है अब षष्ठाध्याय के प्रारंभ में, बिल्कुल पहला सूत्र पकड़ो। ठीक है, अब यहां थोड़ा समझना है, क्योंकि ये विषय एक बार जब ठीक प्रकार से बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा तो आगे आपको बहुत सरलता रहेगी कि ये जो सूत्र हैं, ये एक तो हम धातुओं के जो रूप चलाते हैं उसमें लिट लकार आता है। नहीं, देखो लिट लकार में ये प्रकरण लगता है। सभी धातुओं के लिट लकारों के रूपों में आपको इस प्रकरण में आना ही पड़ेगा। यदि आपने कहीं श्लू कर लिया है तब भी आपको इस प्रकरण में आना पड़ेगा। यदि आपने सन प्रत्यय कर लिया है किसी धातु से तब भी आपको इस प्रकरण में आना होगा। यदि आपने यंग प्रत्यय कर लिया है तब भी आपको इस प्रकरण में आना होगा। करता क्या है ये प्रकरण? ये करता है द्वित्व, डबल। किसी शब्द को दो बार बोलना, ये काम है इस प्रकरण का। अब उसमें द्वित्व करते समय उसकी व्यवस्था कैसे रहती है कि हम किसको द्वित्व करते हैं, डबल हमें कितने भाग को करना है। जैसे हमारे सामने लू या इतना है ये, तो उसको समझने के लिए हमारा सूत्र लगेगा यहां पर संयंग हो, लेकिन ये सूत्र लगाने से पहले इस सूत्र में जिनकी अनुवृत्तियां आ रही हैं उनको समझना पहले आवश्यक है। तो सबसे पहला सूत्र एकाचो द्वे प्रथमस्य, ये लगाना नहीं है हमें, लेकिन समझना इसको आवश्यक है। ये कहता है द्वे, द्वे का अर्थ दो, और कौन सा वचन है ये? द्विवचन ही है। द्वि का रूप है द्वे। तो द्वे भवति, भवतः द्वित्व हो जाता है। किसको होता है? तो दो शब्द हैं इसमें, एकाचः और प्रथमस्य। एकाचः और प्रथमस्य एकाचः, अर्थात जहां अनेक अच हैं उनमें से प्रथम अच को द्वित्व होता है, और जहां एक ही अच है वहां तो उसको द्वित्व हो ही जाना है, वहां कोई समस्या ही नहीं है। तो एक तो बात ये निकल करके आई कि द्वित्व अच को होता है, द्वित्व अच को करेंगे, और अच को द्वित्व होता है तो अच के आसपास के व्यंजन वो भी साथ में आ जाते हैं, दोनों ओर के, इधर के भी उधर के भी। अच्छा, इसमें कितने अच हैं? इसमें कितने अच हैं? कौन कौन से? उ और अ। ये धातु है, पूरी ध्यान रखना। अभी ये इसमें दो अच हैं, उ और अ। अब यहां ये सूत्र क्या कहेगा कि प्रथमस्य एकाचः, प्रथम अच को द्वित्व होता है। तो प्रथम अच अ है या उ है? उ को द्वित्व होगा, लेकिन अच को जब द्वित्व करते हैं तो उसके आसपास के दोनों ओर के व्यंजन भी साथ में ले लेंगे। अब यहां इधर लकार है और इधर यकार है, ये भी साथ में आ जाएगा, लेकिन अ छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं? तो एक तो ये सूत्र जाएगा आगे के सूत्रों में। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका पहला वर्ण अच होता है, इसका पहला वर्ण हल है। अब क्योंकि जिनका पहला वर्ण अच है उनके लिए अगला सूत्र आ रहा है, तो ये सूत्र कहां लगेगा? हलादियों में। तो अब अपने आप अर्थ बन जाएगा कि हलादी धातुओं में प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, क्योंकि आगे सूत्र आ रहा है अजादेह द्वितीयस्य। आपको अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। यदि धातु अजादी है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा, अब प्रथम एकाच को नहीं होगा। अगर ये धातु अजादी होती तो इस आकार को द्वित्व होता। फिर ये दोनों सूत्र आगे चलते रहते हैं, और जहां जो लग जाए वहां लग जाएगा, कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि दोनों का विषय अलग अलग है। एक हलादी को ले रहा है, एक आजादी को ले रहा है। अब संनिमो में दोनों आए, संनिमो सूत्र में दोनों आए,
तो दोनों जब आएंगे तो कौन सा लगेगा इसमें, अजादि द्वितीयस्य या एकाच उदय प्रथमस्य, इसका संबंध जुड़ जाएगा। तो एक तो आपको ये दोनों सूत्र ध्यान में रखने हैं इस प्रकरण में, और ये सूत्र दोनों में से द्वित्व कोई भी नहीं कर रहा है। ये तो केवल ये बता रहे हैं कि द्वित्व करने वाले जो विधि सूत्र आएंगे आगे, उनमें ऐसे ऐसे व्यवस्था कर लेना, तो इनका संबंध आगे जाएगा जब इन सूत्रों का, वहां जाकर के इनका अर्थ घटेगा। ये स्वयं में स्वतंत्र रूप से कोई विधि नहीं कर रहे हैं, ये आगे जाकर के व्यवस्था करने वाले सूत्र हैं, वहां इनकी भूमिका पूरी बनेगी। अच्छा, अब ये प्रकरण ले लिया है, थोड़ा क्रम से ही ले लेते हैं। अब क्या कहा आगे कि अब ये निषेध करने वाला आया एक बीच आगे कि आप जब द्वित्व करेंगे, देखो अभी मैंने कहा था कि जब हम अच को द्वित्व करते हैं तो उसके आसपास के हल भी साथ में ले लेंगे। ये अर्थ कहां से निकला, प्रश्न उठ सकता है। ये अर्थ निकला कहां से? ये अर्थ निकल रहा है निषेध करने वाले सूत्र से। क्या कह रहा है निषेध करने वाला कि नकार दकार रेफ, सूत्र में देखो, न के आगे न के आगे इंद्राह। इंद्राह क्या है? जैसे वहां बोलते हैं न विभक्तो तुस्माह, तवर्ग सकार मकार, यहां क्या है? इंद्राह। कितने हैं? नकार दकार रेफ। इनको द्वित्व नहीं होता है, कब? संयोग के आदि में होंगे तो। अब प्रश्न ये उठेगा इनको द्वित्व प्राप्ति कब था? द्वित्व कहा गया है अच को, बुझा प्रथम अच हो या द्वितीय अच हो, तो इनका प्रसंग ही कहां था द्वित्व का? तो इससे अर्थ निकला कि उन अचों के आसपास के हलों को भी लेते हैं द्वित्व करते समय। हैं? ज्ञापक हो गया। तो इस तरह से नकार दकार रेफ को छोड़ देंगे आगे द्वित्व करने वाले सूत्रों में। ये हो गए, ये तीनों व्यवस्था करने वाले हो गए। अब अच्छा, अब एक और बात कि अब मान लो आगे आने वाले सूत्रों से हमने द्वित्व कर लिया, तो द्वित्व करने के बाद एक भाग बढ़ेगा कि नहीं? तो दो हिस्से बन जाए, दो बार बोलेंगे हम उसको। तो दो बार जब बोलते हैं तो एक पहली बार बोलेंगे और दोबारा फिर बोलेंगे। तो पहली बार जो बोलेंगे हम प्रारंभ में, जैसे इधर जो सबसे पहला बोला जाएगा उसका नाम है एक क्या? अभ्यास। पूर्व अभ्यास, पूर्व का नाम अभ्यास। और यहां तो खैर नहीं है, आगे आएगा द्वित्व का प्रकरण एक और भी आता है 8वें अध्याय में। तो पूर्व का नाम तो यहाँ अभ्यास कर दिया गया है, और 8वें अध्याय में जहां द्वित्व करते हैं वहां पर का नाम रखा गया है, वहां पूर्व का नाम नहीं है। वहां पर का नाम क्या रखा गया है? आम्रडित। 8वें अध्याय का पहला ही सूत्र है सर्वस्य द्वे, और उसके आगे है तस्य परम आम्रडितम। वहां बिल्कुल उल्टा है। इस प्रकरण में जब द्वित्व करेंगे तो पूर्व का नाम अभ्यास, 8वें अध्याय में द्वित्व करेंगे तो पर का नाम आम्रडित। अच्छा, और इसी प्रकरण में 6ठे अध्याय वाले प्रकरण में यहां दोनों का भी नाम होता है कुछ। बोलो अगला सूत्र। अभी सूत्र कठिन लग रहे हैं क्या आपको? उभय अभ्यस्तम, दोनों का नाम अभ्यस्त। पहले का नाम अभ्यास, दोनों का नाम अभ्यस्त। पर का नाम मत लेना, यहाँ वो प्रकरण दूसरा है, वो दूसरा प्रकरण है, वो यहां नहीं घटेगा। ये इन्होंने नाम रख दिए, संज्ञा सूत्र भी आ गए, संज्ञा सूत्र हैं दोनों ये। अब अभ्यस्त नाम किसी और का भी करना है, इस संज्ञा को थोड़ा व्यापक करना है। तो औरों का जो नाम करना है वो ऐसा नाम करना है कि वहां द्वित्व नहीं किया गया था। द्वित्व कर देंगे तो उभयभ्यस्तम कर ही देगा, अभ्यस्त नाम रख ही देगा। लेकिन अन्यत्र ऐसे स्थान पर नाम रखना है उनका कि जो द्वित्व नहीं है वहां। तो कुछ धातुएं हैं ऐसी, 6 धातुएं हैं ये। तो जक्ष इत्यादयः षट, जक्ष इति आदि, जक्ष इत्यादि ये 6 धातुएं हैं। इनका भी नाम अभ्यस्त होता है।
आप क्या षट नाम रख रहे हो क्या? षट नाम तो षणांतर षट रखता है। तो जक्ष इत्यादि 6 धातुओं का नाम भी अभ्यस्त होता है। ये क्या होता है अभ्यस्त होकर के, उसको छोड़ें अभी, उसका परिणाम क्या निकलेगा नाम रख करके। अब एक अगला सूत्र आया कि हम जब द्वित्व करते हैं तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि वहां अभ्यास में जो स्वर है उसको दीर्घ हो जाता है वेद में। तो तुजादीनाम दीर्घ अभ्यासस्य, तुज आदि कुछ धातुएं हैं ये, वहां अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। बस यहां तक जो 7 सूत्र हैं ये तो विभिन्न व्यवस्थाएं करने वाले, नाम रखने वाले, ये सब कार्य संपन्न हो गए। अब प्रमुख कार्य, मुख्य कार्य यहां से प्रारंभ हो रहा है। कौन सा है मुख्य कार्य इस प्रकरण का? द्वित्व करना। विधि सूत्र अभी आया ही नहीं कोई, अब आया विधि सूत्र पहला। अब यहां द्वित्व करने वाले सूत्रों में आज हम सिद्धि को नहीं उठाएंगे ज्यादा अभी। द्वित्व करने वाले सूत्रों में यह प्रकरण तो लंबा है वैसे द्वित्व का थोड़ा सा, लेकिन मुख्य सूत्र आपको बता रहा हूं। एक तो लिट धातु अभ्यासस्य, ये पूरे भुआदि गण में आई हुई धातुओं के लिट लकार का रूप जब चलाएंगे तो यही एक सूत्र है ये जो द्वित्व करता है। और ये केवल धातु पाठ में आई धातुओं का नहीं, ये सनाद्यंता धातुवः से भी जो धातु संज्ञा करेगा सूत्र को, और उसका भी हम जब लिट लकार बनाएंगे वहां भी ये द्वित्व करेगा। तो एक तो ये मुख्य हो गया। दूसरा है संयंगो हो, ये सन और यंग प्रत्यय जहां करते हैं, जैसे हमारा यही उदाहरण चल रहा है लोलवः, हमें इसी को लगाना है आगे चल करके, ये मुख्य हो गया। तीसरा है श्लऊ, कहीं कहीं पर श्लू कहते हैं पाणिनि प्रत्यय को हटाने के लिए, और श्लू कह करके जब किसी प्रत्यय को हटाते हैं तो प्रत्यय तो हट जाएगा शांति पूर्वक, चला जाएगा वो, लेकिन वो क्या कर जाएगा, वो उसको प्रभाव नहीं बोलते, वो उसका प्रभाव नहीं है कोई यहां पर, लेकिन वो हट तो गया है, लेकिन श्लू कह करके हटाया। वो कहता है अच्छा तुमने मुझे श्लू कह के धक्का दिया है, अब देखना मैं क्या करवाता हूं। तो वो धातु को द्वित्व करवाता जाता है, ये काम श्लू करेगा। चौथा है चंगी। चंग प्रत्यय कहां होता है, कौन बताएंगे? ये आदेश है, किसके स्थान में होता है? चिली के स्थान में। तो चंग जहां आदेश हो जाता है वहां भी धातु को द्वित्व हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे हम धीरे धीरे एक एक प्रकरण को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा आगे चल करके कि सारे प्रकरण आपकी पकड़ में आ चुके होंगे। तो इसे क्या कहते हैं? द्वित्व प्रकरण। तो आज इसको यहीं रोकते हैं कक्षा को। प्रणव ध्वनि। ओ